नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। ये शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। वाराणसी में अब से कुछ देर में होगा 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का शुभारंभ। 3 दिन चलने वाले कार्यक्रम में 125 देशों के 5000 से ज्यादा मेहमान होंगे शामिल। न्यू इंडिया में प्रवासी भारतीयों के योगदान पर करेंगे चर्चा। 5 कमजोर देशों से निकलकर दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना भारत। बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद में प्रधानमंत्री का बयान। ताजा आंकड़ों में 28 साल में सबसे निचले स्तर पर चीन की अर्थव्यवस्था। 2018 में 6.6% रही चीन की विकास दर। रक्षा उत्पादों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी पहल। रक्षा मंत्री ने तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारे का किया उद्घाटन। 3000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को उपराष्ट्रपति ने बताया सरदार पटेल की महान विरासत का प्रतीक। कहा, भारत के एकीकरण में सरदार पटेल के संघर्षों की याद दिलाती है ऐतिहासिक प्रतिमा। प्रेरणा लेने और इतिहास जानने के लिए युवाओं को प्रतिमा का दर्शन करने की सलाह। और अगले साल से सभी स्कूलों में खेल होगा अनिवार्य विषय। खेलो इंडिया के समापन समारोह में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया ऐलान। कहा, स्कूलों में प्रतिदिन 1 घंटा खेलों के लिए होगा तय। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस आज से शुरू हो रहा है। इस साल प्रवासी दिवस का मुख्य विषय है रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करेंगी। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन के आखिरी दिन यानी कि 23 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विशिष्ट प्रवासी भारतीय अतिथियों को प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजेंगे। वाराणसी में 3 दिनों तक चलने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कुल 12 विषयों पर चर्चा होगी। इनमें प्रवासी मेहमानों के साथ भारत में स्थितियों, परिस्थितियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी। प्रवासी कुंभ का पहला दिन युवा प्रवासियों के नाम होगा। इंगेजमेंट विद यंगर मेंबर्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा सेमिनार में 18 से 35 साल के करीब 700 प्रवासी भारतीय शिरकत करेंगे। युवा प्रवासियों के साथ संवाद के बाद बाकी सत्रों में भारत में साइबर क्षमता, भारत में अवसर और चुनौतियां, कमजोर वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए कार्यरत भारतीय संगठन, आधुनिक भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपशिष्ट प्रबंधन में प्रवासी भारतीयों की भूमिका और किफायती सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रवासियों की क्षमता और योगदान पर चर्चा होगी। To India, what we learnt over there, and over the years, I come back to my alma mater, my training ground, and sort of meet with people who are practicing here, who stayed on here. But for example, when I was at medical college here, almost 70% of my class moved out. But the way I see things here, things have improved tremendously, and fewer people are moving out of India. But that's because conditions have improved for them. प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 5000 से ज्यादा अतिथियों के आने की संभावना है। सम्मेलन में आने वाले अतिथियों को कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज ले जाया जाएगा और फिर वे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में भी शामिल होंगे। भारत सरकार विदेशों में बसे भारतीयों को फिर से अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करती है। इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस की एक खास बात है, सरकार ने योजना बनाई है कि जो प्रवासी भारतीय हैं और जो उनके अनुभव हैं, उनके अनुभवों का किस तरीके से लाभ उठाया जाए। और इसीलिए इस बार के सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेशनल सोलर अलायंस तक में उनके योगदान पर चर्चा होगी और किस तरीके से भारत के विकास में उनकी भी भूमिका हो सकती है, इस पर भी बात होगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन योगेश अग्रवाल के साथ वाराणसी से अखिलेश सुमन। वाराणसी में इस साल होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस में 6000 से ज्यादा प्रवासी भारतीय शामिल होंगे। राज्यसभा टीवी के साथ खास बातचीत में विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस से खासा लाभ मिलने की उम्मीद है। राज्य मंत्री हमारे साथ हैं, तैयारियां हैं प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। सर, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं?
देखिए, तैयारियां बहुत अच्छी हो रही हैं और इसके अंदर जितना सहयोग हमको उत्तर प्रदेश सरकार से मिल रहा है, उनके अधिकारियों से मिल रहा है, सबने बहुत कर्मठता और दिलचस्पी से काम किया है। मुझे पूरी आशा है कि जो भी प्रवासी यहाँ पर आएगा वो ज़िंदगी भर के लिए बहुत अच्छी यादें लेकर जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जनता से किस तरह का सहयोग मिल रहा है आपको? उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ पे करारी है, इससे बड़ा और क्या क्या सहयोग हो सकता है। क्या सर प्राप्त करना चाहते हैं इस 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के माध्यम से? क्योंकि मैं देख रहा था कि कई सत्र में विभाजित है और लगता है कि आप उनके अनुभवों का कुछ लाभ उठाना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि अब की बार की जो हमने थीम रखी है, नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, हमने 2015 के अंदर एक बदलाव किया था प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन में, और वो ये था कि हम हर दूसरे वर्ष करेंगे। अंतराल का जो वर्ष है उसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ें उठाएंगे जिसके अंदर हम कुछ हमारे प्रवासियों को, कुछ हमारे विचारकों को, वैज्ञानिकों को, दूसरे लोग जो काम करते हैं उन सबको बुलाकर कुछ चीज़ों को हम, जिनके बारे में डिस्कशन होगा। अब की बार की जो चीज़ें वो नए भारत की चीज़ें। कितने अतिथियों के आने की संभावना है इस बार प्रवासी भारतीय? अभी तक रजिस्ट्रेशन वगैरह के हिसाब से तकरीबन 5,000 हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये 6,000 के लगभग होगा कम से कम, जो कि अब तक का सबसे अधिक संख्या है। मुझे आशा है कि बहुत सकारात्मक विचार सुनने को मिलेंगे हमें, बहुत अनुशंसाओं के ऊपर और बढ़ोतरी होगी और हम उसको लेकर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है 2022 में नए भारत के निर्माण में, उसके अंदर ये बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा ये कल्पना रही है और उनका हमेशा ये प्रयास रहा है कि जो देश के बाहर रहने वाले भारतीय हैं उनके अनुभवों का लाभ उठाया जाए। और इस बार जो थीम है और इस बार जिस तरह की संरचना पूरे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बनाई गई है, उससे लगता है कि प्रधानमंत्री अपने उन सपनों को और अपने उन विचारों को उनके साथ शेयर करेंगे और उनके अनुभवों का लाभ उठाएंगे। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन योगेश अग्रवाल के साथ वाराणसी से अखिलेश सुमन। और आइए सीधा रुख करते हैं वाराणसी का, जहां से विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, आपकी अभी बात हुई, जनरल वीके सिंह भी कह रहे थे कि कई मायनों में खास रहने वाला है इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस। कुछ ही घंटों बाद आगाज होगा, क्या कुछ खास है आज? देखिए, आज जो सबसे खास बात यह है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज का इनॉग्रल एड्रेस करेंगे और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भारत किस तरीके से अपनी विदेश नीति को चला रहा है और किस तरीके से भारत विदेश में अपनी भूमिका, अपना मान सम्मान और भारत का गौरव बढ़ाना चाहता है। और जो आज का प्रवासी भारतीय दिवस है वह है दरअसल यूथ प्रवासी भारतीय दिवस। इसमें देश दुनिया भर के जितने जो यूथ है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वही यूथ आएंगे और अपने जो जिस तरीके के सिस्टम में वो रह रहे हैं और जिस तरीके के सिस्टम से भारत को फायदा उठाया जा सकता है उसे शेयर करने का प्रयास करेंगे। इसमें खास तौर पे एक हिमांशु गुलाटी है जो नॉर्वे के पार्लियामेंटेरियन हैं और दूसरे हैं कंवलजीत सिंह बख्शी जो न्यूजीलैंड के पार्लियामेंटेरियन हैं। दोनों युवा सांसद हैं और दोनों युवा सांसद भी राजनीति के बारे में अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक खास बात यह है अमिता कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी ये यूथ जाएंगे और वहाँ के छात्रों और वहाँ के शिक्षकों के साथ भी तकरीबन पूरे दोपहर के बाद पूरे दिन का इंटरेक्शन उनके साथ है। तो किस तरीके से भारत में रहने वाले यूथ और किस तरीके से भारत से बाहर रहने वाले यूथ वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, यह आज के प्रवासी भारतीय दिवस की खास बात है। जी अखिलेश सुमन, निश्चित तौर पे कई मायनों में खास रहने वाला है और अपने आप में ऐतिहासिक भी, क्योंकि नए भारत में प्रवासी भारतीयों का क्या योगदान है इस विषय पर अब बस कुछ ही देर बाद होगा आगाज प्रवासी भारतीय सम्मेलन का। शुक्रिया आपसे पूरी बातचीत के लिए। और प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल होने के लिए दुनिया भर के विदेशी मेहमानों को वाराणसी पहुंचना जारी है। मेहमानों को ठहराने के लिए खास व्यवस्था की गई है। प्रवासी मेहमानों के लिए खास तरह के टेंट सिटी तैयार की गई जो वाराणसी की पुराना वास्तुकला को प्रदर्शित करती है। इसका जायजा लिया राज्यसभा टीवी संवाददाता अखिलेश सुमन ने।
दुनिया के तमाम देशों के करीब 1000 प्रवासी भारतीयों के पहुंचने से एढ़े गांव में 42 हेक्टेयर एरिया में बसाई गई टेंट सिटी गुलजार हो गई। प्रवासी भारतीय मेहमानों के लिए 3 स्तर पर ठहरने की व्यवस्था है। अतिथियों के लिए प्रथम व्यवस्था टेंट सिटी के नाम से लोकप्रिय एढ़े गांव में की गई है, जिसे श्री बालेश्वर अग्रवाल प्रवासी नगर कहा जाता है। यहाँ 1480 मेहमानों को ठहराने की व्यवस्था है। तो टेंट सिटी को पूरा एक इस तरह विजुलाइज किया गया शुरू से, जब से पूरे 60 दिन की प्रिपरेशन यहाँ पे चली है। इसमें हम लुक दे रहे हैं पूरे काशी का एक तरह से हम यहाँ पे सबको प्रदर्शित कर रहे हैं। काशी हमारी क्या है, पौराणिक नगरी है, क्या क्या उसके महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं और क्या इंपॉर्टेंस है। हमने पूरे घाट प्रदर्शित किए हैं। हमने हमारे जो संगीत घराने हैं उनके लिए भी एक स्पेस छोड़ा है, आर्ट गैलरी बनाई है। मंदिर से लेके सारनाथ टेम्पल से लेके जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं वो हम यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। और एक ट्रैवल डेस्क बनाया है जो कि उनको उनके बारे में बताएगा कहाँ पे आपको जाना चाहिए। इन टेंटों में तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया है। दूसरी व्यवस्था वाराणसी का होटल कक्ष है, जहां करीब 5000 मेहमानों को मानक आवास उपलब्ध कराया जाएगा। और तीसरी व्यवस्था काशी अतिथि योजना है, जिसके तहत लगभग 400 अतिथि काशी के नागरिकों के साथ उनके घरों में ठहरेंगे। काशीवासी अपने घर में हमारे एनआरआई जो गेस्ट आ रहे हैं उनको अपने घर में काशी आतिथ्य दे रहे हैं, तो उनके वहाँ भी पहुँचाने की व्यवस्था पूरी की गई है। उसके बाद सब जगह पे रुकने की पूरी व्यवस्था है, जिसको पूरा स्क्रूटनाइज किया गया है। टेंट सिटी की अगर स्पेशली बात करें तो 1480 एनआरआईज यहाँ पे ठहर सकते हैं। पूरी व्यवस्था है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। काफ़ी लोग आ रहे हैं। प्रवासी भारतीयों के लिए बने टेंट सिटी में वाराणसी की पुरानी वास्तुकला की झलक मिलती है। वाराणसी में बने टेंट स्थानीय लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो ये दीवारें खुद ब खुद भारत के पौराणिक इतिहास की कहानी बता रही है और इसके पीछे मकसद ये है कि जो प्रवासी भारतीय यहाँ इस सम्मेलन में भाग लेने आ रहे हैं उनको भारत की यादें एक बार इस तरीके से भी ताज़ा हो जाएं। और दरअसल वाराणसी बदल रहा है कई तरह से, और कम से कम देखने के मामले में भी वाराणसी सुंदर लग रहा है। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन योगेश अग्रवाल के साथ वाराणसी से अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब 5 कमजोर देशों से निकलकर दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को भ्रष्टाचार, घोटालों, नकारात्मकता, अस्थिरता और असमानता का गठजोड़ करार दिया। महाराष्ट्र और दक्षिण गोवा के विभिन्न संसदीय क्षेत्रों के बूथ स्तर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को आगामी चुनावों में अपनी हार नजर आने लगी है और इसके लिए डर से वो बहाने खोज रहा है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी के नेतृत्व में हुई विपक्षी दलों की रैली केवल वंशवादी राजनीति को बचाने और उसे बढ़ावा देने की मुहिम थी। ये महागठबंधन एक अनोखा बंधन है। ये बंधन तो नामदारों का बंधन है। ये बंधन तो भाई भतीजावाद का बंधन है। ये बंधन तो भ्रष्टाचार का बंधन है। ये बंधन तो घोटालों का बंधन है। ये बंधन तो नकारात्मकता का बंधन है। ये बंधन तो अस्थिरता का बंधन है। ये बंधन तो असमानता का बंधन है। ये एक अद्भुत संगम है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो पार्टी राज्य में हाल के पंचायत चुनावों में बड़े पैमाने पर हिंसा में शामिल रही, वो अब देश में लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश के 1.25 अरब लोगों और उनकी आकांक्षाओं के साथ गठबंधन किया है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने के सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर यह निर्णय कारगर नहीं होता तो विपक्षी दल आज इतने चिंतित नहीं होते। उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि आरक्षण देने का यह फैसला चुनाव के मद्देनजर किया गया।
उन्होंने एक दूसरे के साथ गठबंधन किया है, हमने 125 करोड़ देशवासियों के साथ गठबंधन किया है। बताइए आपको क्या लगता है, दलों का गठबंधन ताकतवर है कि 125 करोड़ देशवासियों के दिलों का गठबंधन ताकतवर है? कौन सा है? देखिए हमारा गठबंधन है, लेकिन हमारा गठबंधन 125 करोड़ देशवासियों से है। हमारा गठबंधन 125 देशवासियों के सपनों से है। हमारा गठबंधन 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं के साथ है और हम उनको समर्पित हैं। उनके लिए जिएंगे, उनके लिए जूझेंगे, उनके लिए जी जात अपना जीवन खपाते रहेंगे। ये काम करने वाले हम लोग हैं। देश ने रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन की राह में एक कदम और आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे के हिस्से के रूप में कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इससे देश में सैन्य साजो सामान का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। रक्षा गलियारे में कुल 3038 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा यहां क्रमशः 2305 करोड़, 140.5 करोड़ और 150 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। निजी क्षेत्र की डीवीएस, डाटा पैटर्न और अल्फा डिजाइन 50 करोड़, 75 करोड़ और 100 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। रक्षा उपकरणों का उत्पादन करने वाली दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार लॉकहीड मार्टिन ने भी यहाँ निवेश करने की इच्छा जताई है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने भारतीय उद्योग जगत को सशस्त्र सेनाओं के साथ जोड़ने और विशेषकर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के जरिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ रक्षा प्रौद्योगिकी तैयार करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई पहलों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन गलियारों से तेज विकास और क्षेत्रीय उद्योग के एकीकरण में मदद मिलेगी और सुव्यवस्थित और कुशल औद्योगिक आधार भी तैयार होगा, जिससे देश में और एक क्षेत्रीय स्तर पर रक्षा उत्पादन बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने पिछले साल 2 फरवरी को बजट पेश करते समय देश में 2 रक्षा औद्योगिक उत्पादन गलियारे की स्थापना की घोषणा की थी। पिछले साल 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का अलीगढ़ में उद्घाटन हुआ था, जिसमें 3732 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को 9वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। साझा समृद्धि और प्रगति के लिए उपराष्ट्रपति ने वैश्विक नेताओं से आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार की चुनौतियों से निपटने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसके जल्द ही $5 ट्रिलियन के होने की संभावना है और 2030 तक ये दोगुनी होकर $10 ट्रिलियन होगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संस्कृति की भूमि भारत अब अवसरों की धरती बन रहा है। उन्होंने गुजरात के लोगों की आर्थिक प्रगति और उद्यमशीलता की भावना की सराहना भी की। Share and care is the core of Indian philosophy. We want sarve jana sukhino bhavantu. Everybody should be prosperous. The entire world must be peaceful. Peace is the prerequisite for progress. My dear friends, I would like to tell the entire world community from this forum of Vibrant Gujarat Summit, 3 important challenges are there before the humanity, before the world. One is the terror. Terror has no religion. It's an enemy of humanity. It should be rooted out totally by all countries coming together. That is the need of the hour. Because as I told you, peace is a prerequisite for progress. Number 2, another important aspect is the climate change, which is happening very fast. We must all come together, work together to take care to see that the climate change effect is minimized and we all take proactive steps to face the challenge of climate change. That's why the Prime Minister has taken initiative and joined with France to have the Solar Alliance now, which is really attracting wider attention and participation. The third one is corruption. Corruption eats into the vitals of our system. Worldwide is a big challenge. So world community must join together to exchange information about illegal bank accounts,
of different countries. They must exchange information. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनका हृदय भावनाओं और गर्व से भरा है। अब उनके पास एक महान संरचना है जो सरदार पटेल की महान विरासत का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण की पहल के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना भी की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी भारतीयों, विशेष रूप से युवाओं को प्रेरणा और इतिहास को जानने के लिए प्रतिमा का दर्शन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है कि वो देश की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के लिए एक स्मरणीय स्मारक है, जिनकी दृष्टि, साहस और दृढ़ संकल्प ने 565 रियासतों का एकीकरण किया और आधुनिक भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने हमेशा ये महसूस किया है कि पूर्व में सरदार पटेल को उचित मान्यता नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से उन्हें पूर्णता की भावना और मन एवं आत्मा की एकता का अनुभव हुआ। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह भव्य प्रतिमा अखंड भारत के राजनीतिक एकीकरण को प्राप्त करने की दिशा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृष्टि और संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक प्रतिमा भारत के एकीकरण में सरदार पटेल के संघर्षों की याद दिलाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान के बारे में लोगों में अधिक जागरूकता जगाएगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रतिमा के महत्व को देखते हुए इसके निर्माण के लिए व्यय की गई राशि अनमोल निवेश रहा है। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों, विशेष रूप से युवाओं को प्रेरणा और इतिहास को जानने के लिए प्रतिमा का दर्शन करना चाहिए। एक किसान परिवार में जन्मे पटेल के जीवन पर चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि पटेल ने अपने विशिष्ट गुणों जैसे दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अंग्रेजों के खिलाफ कई किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसकी शुरुआत खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किसान आंदोलन से हुई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये सभी के लिए गर्व की बात है कि एक किसान एकीकृत आधुनिक भारत का निर्माता था। उन्होंने कहा कि एक बड़ी उपलब्धि थी कि हमारे देश ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में लंबे और कठिन स्वतंत्रता संग्राम के बाद औपनिवेशिक शासकों से आजादी हासिल की। उन्होंने कहा कि ये वास्तव में गुजरात के लिए गर्व की बात है कि भारत की स्वतंत्रता और भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले दोनों वास्तुकार इसी राज्य से हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के लोग एक दृढ़ संकल्प के साथ भारत को मजबूत बनाने के लिए सदैव सरदार पटेल के आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि साहस और दृढ़ संकल्प के इस अनमोल कार्य के लिए सरदार पटेल को सही मायने में भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। मैं सचमुच में बहुत प्रसन्न हूं, बहुत भावुक भी हूं। मैं बचपन से श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का प्रेमी हूं और जब मैं पढ़ाई करते थे उस समय से मेरा मन में ऐसा भावना बैठ गया, ऐसी महान भाव के बारे में हमारा इतिहास में उनको समुचित स्थान नहीं दिया। ये भावना मेरा मन में था। जब मैं विधायक बना, संसद बना, मंत्री बना, केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी का अध्यक्ष बना, तभी भी मेरा मन में ये भावना हमेशा रहते थे, कुछ ना कुछ करना चाहिए। बाद में आज वर्तमान में हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस संदर्भ में खुद इनिशिएटिव लेकर पूरा देश में जागरूकता पैदा करके देश भर से, विशेष रूप में ग्रामीण इलाका से और किसानों से लोहा संग्रह करके पूरा देश से एक ऐतिहासिक उनका स्मरण के लिए, पटेल जी का स्मरण के लिए एक भव्य मॉन्यूमेंट बनाया। आज यहाँ आके इस भव्य
मॉन्यूमेंट को देख के मेरा मन में इतना इमोशन है, मैं इसको वर्णना नहीं कर सकता हूँ। This 182 meter tall statue is a monument to the vision and resolve of Sardar Vallabhbhai Patel towards bringing into existence of united India. It was a great achievement that our country has won freedom from the colonial rulers after long and hard fought freedom struggle, which ultimately succeeded under the leadership of great son of this great country, Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi, who is also from Gujarat. It is indeed a matter of pride for Gujarat that both the architects of Indian freedom and the architect of a united India after independence hailed from this state. While achieving freedom from the Britishers is a milestone, princely states that existed at the time of independence is another equally important milestone. Without Sardar Vallabhbhai Patel and his vision and resolve, many of these princely states, some of them would have become independent. Then what would have happened? It's difficult to even imagine. The map of India would have been different. This scary scenario of a large number of countries emerging after independence and its implications highlights the significant contribution of Sri Sardar Vallabhbhai Patel towards presenting us united India that we live in today. Within 1 year of India, Patel-ji assured the integration of all such princely states into one India, thereby ensuring cultural unity and harmony of the country. The people of India forever remain grateful to Sardar Patel for realizing his dream and vision of consolidating India with his vision and steely resolve. For this one act of courage and determination, Sardar Vallabhbhai Patel is rightly called as the Iron Man of India, Ukku Manishi, Loha Purush. This statue has more meanings for me and other fellow citizens of the country. Unfortunately, a distorted narrative of our freedom struggle and the subsequent nation building efforts have been presented in a deliberately distorted manner to the younger generation of our country. The role and contribution of many leaders, including Sardar Vallabhbhai Patel, in freedom struggle and later was not presented, giving only a partial account of their contribution. This statue of unity is a firm reminder of the vision, courage, capabilities, and commitment and contribution of Sardar Vallabhbhai Patel to the making of modern India, including his contribution to provide us a civil service, IAS, IPS, correcting the imbalance in presenting the historical narrative of our country. This monument goes in a big way. The historic statue also stands for a reminder for all times to come about the struggle Sardar Patel-ji has to undergo in unifying India and the need to uphold the unity and integration of our country. It is the responsibility of every citizen who owes allegiance to the Constitution of India to do everything to uphold the unity of our country. Given the significance of the Statue of Unity, the amount spent on erecting the same is worthy of it and is a priceless investment. I would like to give just one example of the vision and foresightedness of Sardar Vallabhbhai Patel. As the first Deputy Prime Minister of our country after independence, Sardar Patel-ji wrote a letter
to the Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru at that time. First, cautioning him about the threats to India and the impending war with China. Second, highlighting the need for strengthening our defense forces. Third, examining and reshuffling military positions along the borders. Fourth, strengthening of the northeastern and northern frontiers. And fifth, highlighting the importance of transportation and communication in border areas. We all know that one of our neighbors waged a war against us in 1962 and its result. Had Sardar Patel's concerns have been taken seriously, situation might have been different. All other issues raised by Sardar Patel still remains relevant and now being attended to. I am happy about it. We all know Sardar Patel hailed from a farmer's family and led several peasant movements against the exploitative taxation policies of the Britishers. The determination, hard work, and the resolve, which are hallmarks of the farmers and evident in their endless battles with the vagaries of nature, made Sardar Patel succeed in unifying modern India. It is a matter of pride for all of us that a farmer, Kisan, is the architect of a unified modern India. By visiting the Statue of Unity at Kevadia today, I am overwhelmed by feeling of completeness, satisfaction, and a sense of unity of mind and soul, besides being inspired by the innate feeling of India. I compliment Prime Minister Narendra Bhai Modi for his initiative towards building the Statue of Unity, which shall stand as a reminder of the need to uphold unity among all the Indians. The people of Gujarat also deserve compliments because they have come forward in such a big way, and the people of the country also need to be complimented for the support they have extended to this erection of a great monument. I also compliment the sculptors, the technicians, the ordinary workers who work day and night, and also the people who have supervised this project for the timely record that too. No other structure of the government has come up in such a short term like this statue. So my compliments to all these people. I once again feel that all Indians, particularly youngsters, should visit this statue and get inspiration. There are important places like Cellular Jail, Porbandar, birthplace of Mahatma Gandhi, and this Statue of Unity. These are some of the important places that where all Indians should visit and know the background. Knowing the background history, remembering culture and following the same is vital for forward movement of any country. I hope that the people will take inspiration from the same and then really move forward to make a strong, stable, prosperous, happy India. उपराष्ट्रपति आणंद जिले में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर और उनके स्मारक को भी देखने गए। रविवार शाम को उपराष्ट्रपति सरदार पटेल के गृहनगर करमसद गए। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि रविवार को करमसद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर गया, जहां उन्होंने अपनी मां लाडबा और पिता झवेरी भाई पटेल के सानिध्य में अपना बचपन गुजारा था। उपराष्ट्रपति करमसद नगर के पास सरदार पटेल और उनके भाई विट्ठल भाई पटेल की याद में निर्मित स्मारक पर भी गए। इस स्मारक का प्रबंधन सरदार पटेल ट्रस्ट करता है। उपराष्ट्रपति ने यहां भी सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और ट्रस्ट को 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। खेलो इंडिया युवा खेल कल पुणे में संपन्न हो गया। समापन समारोह में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अगले साल से सभी स्कूलों में खेलों को अनिवार्य विषय बनाया जाएगा और प्रतिदिन 1 घंटा खेलों के लिए तय होगा। हमने निर्णय किया है कि आने वाले वर्ष से सभी स्कूलों में 1 घंटा खेल होगा ही होगा, वो लेना ही पड़ेगा।
क्योंकि पाठ्यक्रम भी तभी अच्छा होता है जब खेलेंगे तो ज्यादा ध्यान रहता है, ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, ज्यादा सफलता मिलती है। ऑल द बेस्ट एंड दिस इज न्यू इंडिया व्हिच वी मस्ट सेलिब्रेट। खेले इंडिया, खिले इंडिया। और एक तरफ जहां भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर जारी है। आज ताज़ा आंकड़ों में चीन की अर्थव्यवस्था 28 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। 2018 में चीन की विकास दर 6.6% रही। चीनी अर्थव्यवस्था की विकास में आई इस गिरावट का मुख्य कारण अमेरिका में चल रहा उसका कारोबारी युद्ध है, जिसके चलते साल की चौथी तिमाही में उसकी विकास दर मात्र 6.4% रही। फिलहाल दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की पहल पर कुछ समय से कारोबारी युद्ध विराम पर चल रहा है। आर्थिक जानकारों का अनुमान था कि चीन की विकास दर 6.5% रहेगी। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में दूसरा प्रमुख स्नान जारी है। बड़ी तादाद में लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पौष पूर्णिमा के स्नान का खास महत्व है। दूसरे प्रमुख स्नान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर अखाड़ों के प्रथम शाही स्नान का आयोजन किया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।